नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ अहम सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर रहेगी, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों में बाज नहीं आ रहा है और फिर से बॉर्डर इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। तो वही अगली खबर पर नजर डालेंगे, जहां पर पाकिस्तान की एक और साजिश जो है नाकाम हुई है और पाकिस्तान ने पंजाब में एक जेट भेजा जिसे यहां की सेना के द्वारा गिराया गया है। तो एक और बड़ी साजिश जो है वो नाकाम पाकिस्तान की होती हुई नजर आई है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच इस वक्त जो हवाई उड़ानें हैं वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रही हैं। खास तौर पर उत्तर भारत के कुछ ऐसे राज्य जहां पर हवाई उड़ानों पर पूरी तरह से कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई। तो बिल्कुल यहाँ पर इसके बाद पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, जहां पर सीरियल धमाकों से लाहौर जो है वो दहल गया है और वहां पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है और इस वक्त काफी टेंस माहौल ये देखने को मिल रहा है। जहां पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जब मिसाइल अटैक हुए हैं तो अब दहशत में पाकिस्तान साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसी भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच अब अमेरिका भी अपनी बयानबाजी कर रहा है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं बीच में आने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका ने कहा है कि किसी भी हद तक मदद करने के लिए जा सकता हूं। कुल मिलाकर अमेरिका भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच अपनी मुख्य भूमिका निभाने की कोशिश में इस वक्त जुटा है। पूरी जानकारी क्या है वो भी आपको बताएंगे। दिल्ली के हवाले से बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी इसमें दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सफल ऑपरेशन किया गया भारत की तरफ से। भारत के एयरफोर्स ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसके बाद पूरे भारत में खुशी की लहर और संतुष्टि की लहर नजर आई थी कि भारत सरकार ने जो वादा लोगों के साथ किया था वो निभाया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। तो फिलहाल इसी को लेकर फिलहाल इस वक्त जो है वो सर्वदलीय बैठक चल रही है। ये 11 बजे शुरू होनी थी और कुल मिलाकर अब शुरू होने की कगार पर है। इसमें सभी विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी हो सकते हैं या उसके अलावा अन्य जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो इसमें पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जो पूरा ऑपरेशन भारत की तरफ से किया गया है ये सफल ऑपरेशन है सिंदूर के नाम से। इसकी पूरी ऑफिशियल जानकारी अपने विपक्षी दलों के समक्ष रखा जाएगा और विपक्ष ने रूपाली पहले ही साफ कर दिया है कि हम सरकार के साथ इस पूरे मामले को लेकर खड़े हैं। बिल्कुल, जो ही पहलगाम अटैक हुआ था तब ये क्लियर कट विपक्ष की तरफ से कह दिया गया था कि इस आतंकवाद को लेकर हम सब एक साथ हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सर्वदलीय बैठक जो है वो होने वाली है। तो फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर इससे पहले 24 अप्रैल को पार्लियामेंट एनेक्सी में 2 घंटे की ये सर्वदलीय बैठक हुई थी और अब आज जो ये बैठक होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो कर रहे थे। और फिलहाल ये बैठक हुई जिसमें तमाम बड़े और भी बड़े बड़े नेता इसमें सभी शामिल हुए और सर्वदलीय बैठक में तमाम बातें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई। बिल्कुल, देखिए, ये बैठक चल रही है। 11 बजे का समय था और ठीक 11 बजे के आसपास इस बैठक को शुरू कर दिया गया है। गृह मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मुख्य चेहरे के रूप में शामिल है। उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है दिल्ली के अंदर। आपको बताना चाहेंगे इस बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। पक्ष के साथ साथ विपक्ष के जो चेहरे हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे और रह रहे हैं और बातचीत हो रही है खास तौर पर सिंदूर ऑपरेशन को लेकर। ताबिश कमाल दिल्ली से हमारे संवाददाता इस बैठक को लेकर पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। ताबिश, बैठक चल रही है, कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है? क्या जो अनुमानित चेहरे थे जिन पर हमने पहले भी बात की थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हो या कौन कौन किस किस पार्टी से वहां पर पहुंचा हुआ है इस बैठक में? बैठक के लिए नेताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है। पार्लियामेंट में ये बैठक शुरू होने वाली है और इसमें तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पहुंचेंगे। अब ये कंफर्म हो चुका है कि बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय संसदीय मंत्री के अलावा राहुल गांधी, राम गोपाल यादव, उसके अलावा संजय सिंह, ये तमाम जो नेता हैं एक एक करके इन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है। टीएमसी की तरफ से कल्याण बनर्जी, तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला और बैठक में ये तस्वीरें थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगी और बैठक में
जो हालात हैं इस वक्त सिंदूर ऑपरेशन, जो सफल ऑपरेशन हुआ है, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। भारत सरकार अपनी पूरी रणनीति तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखेगी। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने 22 अप्रैल के बाद एक और बैठक हुई थी, सर्वदलीय थे, डिफेंस को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने कहा था कि आपको ये बात अपने देश की जो पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ साझा करनी चाहिए कि सरकार की आगे की प्लानिंग क्या है। लेकिन बहुत खुलकर डिफेंस की वजह से बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से नहीं बताया गया था और मीडिया के लिए भी खासतौर से एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप डिफेंस के मामलों में बहुत ज्यादा खबरें इस तरह की ना चलाएं। लेकिन चूंकि सिंदूर ऑपरेशन किया गया, एक बहुत बड़ा और सफल ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद से जो कार्रवाई हुई है, इन 14-15 दिनों के अंदर सरकार की क्या प्लानिंग रही है, सरकार ने किस तरह से रणनीति तैयार करी, डिफेंस की तैयारियां नहीं है, उस सब पर आज यहाँ पर विपक्षी दलों को बताया जाएगा। तमाम जो दल है उन सबको बताया जाएगा कि जो तैयारियां थी वो किस तरह से थी और आगे की प्लानिंग क्या रहने वाली है। खास तौर से यहाँ जो ये पता चला है, इस बात पर भी चर्चा होगी कि अगर पाकिस्तान आगे कोई कार्रवाई करता है, पाकिस्तान की तरफ से कुछ और पहल की जाती है, जिस तरह से लगातार नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, निर्दोषों पर लगातार जो रिहायशी लोग हैं उन पर लगातार शैलिंग की जा रही है, उसके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी, ये तमाम बहुत अहम चीजें हैं जिनको लेकर के इस बैठक पर चर्चा की जानी है। और चूंकि विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा था कि इतना समय बीत चुका है, अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा था कि हमने सेना को पूरी तरह से फ्री हैंड कर दिया है और सेना को अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने का। 24 अप्रैल को जिसमें ये डिसाइड किया जाना था कि आखिरकार क्या समर्थन है, किस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष भी आता है, सत्ता पक्ष भी आता है, क्या किया जाएगा। अब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद है कि क्या क्या किया गया, तो क्या लगता है कि अब आज जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें किस तरीके से विपक्ष के रिएक्शन आ सकते हैं। देखिए, चूंकि हमने देखा कि पहले जब बैठक हुई थी 22 तारीख को ये पूरी घटना होती है, उसके बाद अगले दिन एक बैठक कॉल की जाती है और उसके बाद विपक्ष के नेता बहुत सारे, उसके बाद से उनके बयान हमने सुने। उनके बयान ये थे कि सिर्फ जुमलेबाजी की गई है और कोई इस तरह से कार्रवाई नहीं की गई है। कई विपक्षी नेताओं के इस तरह के बयान आए, लेकिन चूंकि सरकार बहुत खामोशी के साथ अपनी तैयारी कर रही थी, डिफेंस को सब कुछ जानकारी थी, और आपने कल देखा होगा कि जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसमें जो ऑफिसर मौजूद रही, दोनों ऑफिसर, उन्होंने किस तरह की तैयारियां थी, किस तरह से तैयारियां की जा रही थी और किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और क्या उनकी तैयारी, सब चीजों को वन बाय वन करके मीडिया के सामने, देश के सामने उन्होंने रखा। ये बात साफ थी कि सरकार और सेना मिलकर के तैयारियां कर रही थी और ये तैयारियों की वजह थी कि किस तरह से किया गया है। और अब चूंकि अब बहुत सारे सवाल होंगे, अपोजिशन के सवाल बहुत सारे होंगे, उनकी तैयारियां, उनके काम का जायजा, ये सब लेकर के जाहिर सी बात विपक्ष पहुंचेगा, तो उस पर सरकार अब पूरी तरह से तैयार होगी अपने सवालों का जवाब देने के लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश, आप नजर बनाए रखेगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बैठकें जब होती हैं, चाहे वो ऑपरेशन से पहले हुई थी या बाद में हुई थी, हालांकि अभी भी भारतीय सरकार की रणनीति साफ है और विपक्ष से सुझाव भी लिए जा सकते हैं, बहुत सारी बातें जिन पर चिंतन मंथन किया जा सकता है। आगे बढ़ते अब बात पाकिस्तान की करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, फिर से सीज फायर को तोड़ा है बॉर्डर के इलाकों में, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। पाकिस्तान उस पूंछ की तरह है जो 12 साल के बाद भी टेढ़ी ही रहेगी और आज भी पाकिस्तान उसी नियम पर चल रहा है, उसी नीति पर चल रहा है। इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद पाकिस्तान हमेशा से भारत को उकसाने का काम कर रहा है, बॉर्डर इलाकों में सीज फायर तोड़ रहा है और बॉर्डर के इलाकों में निहत्थे लोगों पर, हमारे उन मासूम लोगों पर जो है वो निशाना साधा जा रहा है जिनका कोई दोष नहीं। सेना ने रूपाली साफ कर दिया था कि हमने सिर्फ उन जगहों पर अटैक किया है जहां पर आतंकवादी पलते हैं, उनको तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी मंशा से बाज नहीं आ रहा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 22 अप्रैल के दिन की अगर बात की जाए तो वो पहलगाम अटैक शायद ही कोई भूला है, और उसके बाद लगातार इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बनी है, उस बीच 24 अप्रैल से ही ये देखने को मिल रहा है कि लगातार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है। इस बीच अभी आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हुई उसमें एक जवान भी शहीद हुए जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी में अब तक यानी कि शेलिंग जो लगातार हो रही है, 10 से ज्यादा तकरीबन 12 से 14 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं।
रिहायशी इलाकों को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और लगातार शेलिंग जो है वो की गई। और अब सीज फायर वायलेशन फिर से देर रात देखने को मिली है और ये आज या कल की बात नहीं, लगातार 24 अप्रैल से यानी कि कई दिन हो चुके हैं और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बौखलाहट दिखती है साफ तौर पर कि कल जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पर अंजाम दिया गया, उसके बाद एक ह्यूज सक्सेस के बाद भी पाकिस्तान अपनी सीज फायर वायलेशन जो है लगातार कर रहा है। बिल्कुल, देखिए एक जवान शहीद भी हुआ है, पूंछ हो, अखनूर हो, कुपवाड़ा हो, ये वही जगहें हैं जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना मजबूती से जवाब दे रही है, लेकिन ये साफ है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान पर कितना भी आप प्रहार करेंगे तो वो वहां से निहत्थे लोगों को निशाना बनाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी इस तरह से जो यहाँ पर दिखा रहा है, ये साफ हो रहा है कि उसके पास लड़ने का दम नहीं है, भारतीय सेना को टकराने का दम नहीं है। यही वजह है कि वो आम लोगों को निशाना बना रहा है। कल जब सिंदूर ऑपरेशन की तमाम चीज़ें निकल कर आई, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया और इन लोगों को, इन जगहों को हिट किया गया जो रिहायशी इलाके हैं और बाकी जो जगहें थी जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की आवाजाही होती रहती थी। इरशाद भट्ट इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी बारामूला से जुड़े हुए, जरा वहाँ की तस्वीर जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर क्या हालात हैं इस वक्त और सेना की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से किस तरह की कार्रवाई यहाँ से हो रही है। इरशाद, वहाँ क्या माहौल है इस वक्त, क्योंकि तनाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच। देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए कल इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है बाकायदा तौर पर कहीं यहाँ पे मिलिटेंट के जो ट्रेनिंग कैंप हैं उनको तबाह किया गया। उसके बाद जो है लगातार सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन किया गया, ताकि देखा जाए रिहायश पजीर इलाकों को नुकसान भी पहुंचा और उनको निशाना बनाया गया। क्योंकि देखा जाए बारामूला के जो सरहदी इलाके पूरी के मुख्तलिफ सेक्टरों के हवाले से बात करें जहाँ पे इस तरह के जो गोलाबारी की गई और बिलखुसूस वहाँ पे NHPC के साथ जो NHPC क्वार्टर्स हैं वहाँ पे भी तकरीबन 2-3 शल जो है पड़े, उसकी वजह से जो काफ़ी नुकसान पहुँचा और इमारतों को जो है काफ़ी नुकसान पहुँचा। इसमें तकरीबन 15 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हुए। हालांकि कल जो है बाकायदा तौर पर इसके चलते जो है LG इंतजाम की तरफ से खुसूसन मनोज सिन्हा के साथ साथ चाहे उमर अब्दुल्ला जो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जो मौजूदा सरकार हैं, उनकी तरफ से एक हुक्मनामा जो है जारी किया गया। तमाम डिप्टी कमिश्नरों को ये हिदायत दी गई किस तरीके से जो है इंतजाम करते हैं और खुसूसन देखा जाए सरहदी इलाकों में जो गोलाबारी की वजह से लोग मुतासिर होते हैं। हालांकि उनको बचाने के लिए जो है यहाँ पे किस तरीके के इकदाम उठाने हैं, हालांकि अगर जो देखा जाए यहाँ पे जिला इंतजाम जो है मुतरद नजर आ रहा है। खुसूसन यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बारामूला हो, SDM की हो या इसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट या म्यूनसिपल काउंसिल, वो उनके जो नफरी हैं, उनके जो अफसरान हैं वो नजर आ रहे हैं। बिलखुसूस यहाँ पे कई इलाकों में जो है शेल्टर्स बनाए गए। यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, अगर इस तरह का माहौल कई बार इस पहले भी देखा गया, उसके बाद जो है इंतजाम जो है वो मुतरद नजर आ रहा है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे NCC के जो कैडेट हैं, NCC के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे लाया गया और किस तरीके से जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिग्री कॉलेज वुमेन बारामूला से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार जो है इस वक्त पूरी तरह से जो है मॉनिटर किया जाता है यहाँ पे इंतजाम की तरफ से। यहाँ पे जो आज रात को जो है मोटार शल है वो दागे गए, पाकिस्तान की तरफ गोलाबारी की गई, उसमें जो है कहीं यहाँ पे रिहायश पजीर घरों को भी जुज़वी तौर पर जो है नुकसान पहुंचा। और आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो आप तस्वीरों में हैं, ये जो शेल्टर यहाँ पे बनाया गया, यहाँ पे मटरस के साथ साथ दीगर जो यहाँ पे फैसिलिटी रखे गए, चाहे खाने पीने के जो अखराज हैं वो यहाँ पे रखे गए। और ये आप ये जो तस्वीरें हैं, ये सबसे पहले आप गुलिस्तान न्यूज़ पे ये देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई और जिस तरीके से खुसूसन डिप्टी कमिश्नर बारामूला महंगा शर्मा खुद जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। और डिग्री कॉलेज के साथ साथ चाहे हम दीगर इलाकों में बुनियाद के हवाले से बात करें, जहाँ पे इस तरह के माकूल इंतजाम किए गए हैं। और इस तरफ को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखा जाए इससे पहले आज से तकरीबन चंद दिन पहले यानी 12 दिन पहले
जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, हालांकि उसके बाद लगातार यहाँ पे जो है नजर आ रहा है इंतजाम के हवाले से बात करें या इसके साथ साथ देखा जाए जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बात करें और उसके चलते आज ये जो फैसिलिटी यहाँ पे रखे उन लोगों के लिए बॉर्डर से बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ का रुख करेंगे, चाहे बारामूला के साथ साथ श्रीनगर के हवाले से बात करें देखा जाए जो लोग वहाँ से आ रहे हैं जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनको यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है और जो लोग वहीं पे हैं उनके लिए जो है गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे रखी गई, खसूस प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ या प्राइवेट इदारों के साथ साथ यहाँ पे जो निजी ट्रांसपोर्ट है वो बसें वो रखी गई और देखा जाए ART से खुद जो है मॉनिटर किया जाता है, बिलखुसूस देखा जाए इस ज़िमन में लगातार जो है मुतहद नजर आ रहा इंतजामिया लगातार जो है फैसले रखी जा रही है। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ शिल्पा भी जुड़ी हुई है, शिल्पा से भी जानकारी लेंगे। फिलहाल यहाँ पर पुंछ, अखनूर, कुपवाड़ा सभी जगह पर गोलीबारी चल रही है और शिल्पा से जानकारी लेंगे। शिल्पा, LOC पर क्या कुछ सिचुएशन है और अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? शिल्पा, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, शिल्पा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल पाकिस्तान ने यहाँ पर आप देखिए कि लगातार सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन जो है वो किया है और इस सभी जगहों पर गोलाबारी हुई है जिसमें एक सेना के जवान भी शहीद हुआ है और 12 लोगों की मौत पुंछ पे हुई है, यह आंकड़ा भी सामने आया है। तो लगातार सीज फायर वायलेशन 24 अप्रैल से पाकिस्तान भारतीय चेक पोस्ट पर करता हुआ नजर आया, जिसके बाद शेलिंग भी यहां पर की गई और शेलिंग के दौरान कई लोगों की मौत वाक़या हुई। तो यहाँ पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पुंछ की अगर बात की जाए तो कल ज़्यादा जो तस्वीरें हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ देखने को मिली कि किस तरीके से आग लगी हुई थी। शेलिंग के बाद लोगों के घरों का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ और लोग वहाँ से भाग रहे थे, अपनी जान बचाने को माइग्रेट हो रहे थे वहाँ से। तो ओवरऑल सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। तो शिल्पा हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पा, बताइएगा इस वक्त बॉर्डर इलाकों की अगर बात की जाए क्या सिचुएशन है, लोगों को वहां से निकाला गया है, क्या कुछ किया गया है? देखिए, सुबह सवेरे जिस प्रकार से यानी कि मिडनाइट की बात करें तो 7 और 8 तारीख के मिडनाइट में जो है वो अखनूर सेक्टर में भी छोटे हथियारों से जो है वो पाकिस्तान के द्वारा गोलाबारी की गई है और हालांकि अगर नुकसान की मैं बात करूं तो फिलहाल कोई भी नुकसान जो है वो देखने को नहीं मिला है। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद ये गोलाबारी यानी कि सीज फायर वायलेशन जो है वो लगातार की जा रही थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद भी जो है ये गोलाबारी देखने को मिली, जहाँ पे अखनूर सेक्टर लगातार वहां पर जो है वो गोलाबारी देखने को मिली थी और बीती रात भी जो है यानी कि 7 और 8 तारीख के मिडनाइट में गोलाबारी अखनूर सेक्टर में देखने को मिली। हालांकि छोटे हथियारों से गोलाबारी की गई है, किसी प्रकार का कोई भी नुकसान इस समय जो है वो देखने को यानी कि कोई भी नुकसान की जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। इसी के साथ अगर बॉर्डर इलाके की बात करें तो आप देखिए जहाँ पर जो बॉर्डर से लगते जो सटे गाँव है जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ से उन्हें जो है वो बंकर में रहने के लिए कहा गया है, बंकर में शिफ्ट होने के लिए कहा गया है, क्योंकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये कदम जो है उठाया गया है ताकि उनकी सेफ्टी पूरी तरीके से बरकरार रहे। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये जानकारी आपने साझा की। बॉर्डर इलाकों में तनाव बढ़ रहा है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी गोलीबारी हो रही है। उड़ी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने गोलीबारी की है और वहां पर इस तरह से माहौल बना हुआ है। वहीं से हमारे संवाददाता इरशाद भट्ट ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आप इस वक्त देखेंगे। आज रात को तकरीबन 2 बजे के करीब जो है यहाँ पे चंद के इलाकों में जो है सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन देखने को मिला और देखा जाए लगातार जो है ये शेलिंग रात भर हुई, जिसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक जो है नुकसान हुआ और काफ़ी लोग जो है ज़ख्मी भी हुए हैं। और इस वक्त हम बारामूला के गिंगल इलाके में यानी कि सरहदी कस्बा उड़ी के गिंगल इलाके में मौजूद हैं और आज रात को यहाँ पे एक शल जो है पड़ा और जिसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा। ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह इस शल ने जो है पूरी तरह से जो है तबाही मचाई। यहाँ पे आप ये दीवार में ये जो टीन लगाया गया था इसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। चंद कदम की दूरी पे जो रिहायश पजीर घर हैं जिसमें भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ और गाड़ियों को भी यहाँ पे नुकसान पहुँचा।
ये जो पूरे इलाके के लोग हैं ये बिल्कुल जो है खौफजदा हो चुके हैं इस शेलिंग की वजह से। कई सेक्टरों में आज रात को जो है ये गोलाबारी की गई, जहां पे ये बात काबिल ज़िक्र है जिस वक्त इस तरह का मामला पेश आता है उस वक्त जो है काफ़ी नुकसानात से दो चार होना पड़ता है। चाहे हम टंगडार केरन के हवाले से बात करें, वहाँ पे भी इस शेलिंग की वजह से जो है काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुंचा। चाहे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊडी सेक्टर के हवाले से बात करें, रामपुर सेक्टर या हाजी पीर सेक्टर या इसके साथ साथ दूसरे एक सेक्टरों में जो है नुकसान पहुंचा। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गिंगल का मार्केट है और ये जो लोग हैं, हालांकि इनका ये कहना है कि आज रात को जब यहाँ पे ये सीज़ फायर वायलेशन का उल्लंघन किया गया, कई शल जो है इस इलाके में पड़े। चाहे हम इस यहाँ पे चंद कदम के दूरी पे जो NHPC के जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पे भी तकरीबन 2-3 शल पड़े। इसके साथ साथ चंद कदम के दूरी पे वहाँ पे भी एक रिहाइश पजीर घर जो है वो इस जद में आया। और देखा जाए, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो घर है इसमें भी काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुंचा और बताया जाता है तकरीबन 15 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं ऊडी सेक्टर में, जिनका इलाज जो है इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। चाहे हम PSC सेंटर ऊडी के हवाले से बात करें, चंद एक व्यक्तियों को, चंद एक लोगों को या बच्चों को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुँचाया गया जहाँ पर उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। यहाँ के मुकामी लोग हैं इस इलाके के, चाहे हम दूसरे इलाके से आए हुए लोग जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहलगाम इंसिडेंट के बाद लगातार ये जो तनाव है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में जो इख्तलाफात हैं ये बड़े हद तक जो है बढ़ चुके हैं। क्योंकि आज रात को तकरीबन 2 बजे के करीब जो है एयर स्ट्राइक के साथ साथ यहाँ पे आर्टिलरी जो है वो इस्तेमाल किए गए, यानी कि रिहाइश पजीर इलाकों को जो है निशाना बनाया गया। काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे नुकसान हुआ, चाहे हम ऊडी सेक्टर के हवाले से बात करें या दीगर इलाकों की बात करें। यहाँ पे बाकायदा तौर पर ये बताया जाता है तकरीबन 15 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और देखा जाए यहाँ पे रिहाइश पजीर घरों को भी नुकसान पहुँचा। इसके साथ साथ देखा जाए जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं ये गिंगल का इलाका है, यानी कि बारामूला से तकरीबन 30-35 किलोमीटर के दूरी पे वाक़ा है। और आज रात को जब ये यहाँ पे ये फायर दागे गए या मोटार शेल्स दागे गए, एक शल जो है वो इस इलाके में पड़ा, यानी कि इस घर में पड़ा और इसकी वजह से जो है जुज़वी तौर पर जो है इस घर को नुकसान पहुँचा। यानी कि इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे चंद कदम की दूरी पे क्वार्टर्स भी हैं, जो NHPC के क्वार्टर्स हैं वहाँ पे तकरीबन 2-3 शल पड़े, उसकी वजह से भी नुकसान पहुँचा। और उसके चलते जो है एक और मोहल्ला है यहाँ पे, वहाँ पे भी एक शल की वजह से जो शल पड़ने के बाद जो है एक रिहाइश पजीर घर को भी नुकसान पहुंचा। और ये जो सिलसिला है ये रात से लगातार जारी है। काफ़ी हद तक जो है लोग खौफजदा हो चुके हैं और बच्चे जो है वो इस वक्त मायूस हैं। और देखा जाए चंद अफराद हैं यहाँ पे इस इलाके के जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये जो आज शेलिंग हुई, क्या इस तरह की शेलिंग आज पहली दफ़ा आपने देखी इस इलाके में जो शलस यहाँ पे पड़े? शुक्रिया सर आपका, गुलिस्तान न्यूज़ का। आप इतने कठिनाई के टाइम पर आप यहाँ पर पहुँचे सर, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर। इससे पहले तो यहाँ पर शेलिंग कभी नहीं हुई सर। शेलिंग होती थी सर बॉर्डर पर होती थी, बॉर्डर एरिया में होती थी। यहाँ से बॉर्डर का जो है काफ़ी डिस्टेंस है सर, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर यहाँ पर जो है सर बॉर्डर आ गया है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर सर शेलिंग कभी नहीं पड़ी। ये जो रात को जो सर 2 बजे के बाद जब ये काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर लोगों में बहुत खौफ और हरास हो गया सर। और इनका जो है जानी नुकसान तो नहीं हुआ सर, लेकिन इनका जो है माली नुकसान बहुत हो गया है। इनकी एक गाड़ी जो है डैमेज हो गई, इनका एक जो है मोटरसाइकिल भी डैमेज हो गया, मकान का पूरा जो है सर डैमेज हो गया। ये मकान एक किस्म का अभी जो है बर्बाद हो गया सर। तो इस इलाके की बात करें, कितने शल जो है इस इलाके में पड़े, इस गिंगल इलाके, चाहे हम दीगर इलाकों की बात करें? देखो सर, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं सुबह ही आकर मैंने देखा भाई कहाँ कहाँ शल पड़े हैं। कम से कम सर 5 से 6 शल यहाँ पर जो पड़े हैं सर, गिंगल एरिया में जो पड़े हैं। जी सर, हाँ इतना हमने देखा सुबह जाकर। 2021 से पहले यहाँ पे जब सीज़ फायर वायलेशन होता था तब भी यहाँ पे शल पड़ते थे? नहीं सर, पहले कभी नहीं पड़ा सर यहाँ पर शल, ना सर ना। आगे ये आज पहली दफ़ा? ये पहली दफ़ा हो सर। पहले मतलब जैसे कमल कोट, दच्छी, बसग्रां साइड, उधर नीचे सर मतलब लालपुर साइड में वहाँ पड़ते थे। तो यहाँ पर सर कभी ऐसा शल नहीं पड़ा सर। ये पहले सरहदी कस्बा ऊडी के मुख्तलिफ इलाकों में जो तकरीबन 15 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। बिल्कुल सर, हाँ 15 से ज़्यादा लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं सर। रात को जो जब चीख पकार मची तो लोगों में बहुत मतलब हरासमेंट हो गया सर, लोगों में डर और खौफ हो गया सर लोगों में। तो अभी हम क्या बताएं सर, अभी आप भी जो मौके पर आए सर, आप इसका देख लो क्या कंडीशन है। जहाँ जहाँ शल पड़े हैं सर मैं आपको वहाँ भी जो है बता देता हूँ। रात के अमल में सर कोई भाग नहीं सकता, कुछ नहीं, पावर नहीं था, कुछ नहीं था, कोई मतलब कहीं अपना कोई बचाव के लिए यहाँ पर कोई हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है।
क्योंकि सर बैंकरों के लिए हमने 98 में हमने जो है गवर्नमेंट से अपील की थी कि सर हम बॉर्डर के एरिया के लोग हैं, हम उड़ी वाले जो है पीछे जा रहे हैं, जब भी सर यहाँ पर कोई शेलिंग होती है पाकिस्तान से तो सीधा हमारे ऊपर पड़ता है सर। तो उड़ी वालों ने सर अगर देखा जाए तो हर वक्त जो है मतलब 47 से लेकर आज तक जो है गवर्नमेंट के साथ रहे सर। हमने कभी भी यहाँ पर हालात ख़राब नहीं होने दिए, कुछ नहीं होने दिया, हम गवर्नमेंट के साथ रहे। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी भी हमारे बारे में ये नहीं सोचा यार ये उड़ी वाले हैं, इनके ऊपर कभी भी जो है मतलब शेलिंग हुई सर 98 में हुई, तब भी यहाँ पर बहुत लोगों की जो है जानी व माली नुकसान हो गया। तो तब भी हमने बोला सर, हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप उड़ी वालों को अगर कुछ नहीं है सर तो कम से कम बैंकर जो है गाँव के अंदर 4-4 5-5 बैंकर अगर बन जाते अच्छे तरीके से, अगर सर बन जाते तो लोग अपना जो है बचाव कर लेते सर। तो तब से आज तक सर गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं, तो आज हम क्या बताएं सर आपको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं, ये आपका रिहायश पजीर घर है, तो कितने बजे ये इंसिडेंट पेश आया और कितना क्या नुकसान हुआ? जी 4 बजे के करीब ये इंसिडेंट हुआ, तो नुकसान तो बहुत हुआ। ये तो आप के सामने है सब, आप देख सकते हैं। फेंसिंग हमारा ख़त्म हो गया, मकान ख़त्म हो गए, 2 मकानों में हमारा नुकसान हुआ है, गाड़ी में नुकसान हुआ है, मोटरसाइकिल में नुकसान हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसानी जानें बच गई। तो हरासमेंट बहुत हो गया था, डर व खौफ हरास बहुत था। और अगर दिन को ये इंसिडेंट हो जाता तो हमारे इस बाज़ार में हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, तो यहाँ पर तो इस वक्त लाशों की ढेर होती है। मार्केट भी है, मार्केट है बिल्कुल, ये साथ ही सामने पार्क है और गाड़ियों का अड्डा है। अगर दिन को यहाँ पर ये सेल बजे तो उसमें बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो सकती है। तो इसलिए इसमें हम अमन चाहते हैं, दोनों गवर्नमेंटों को मिल बैठ के बात करके तो गरीब लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि ताकि कोई आगे ऐसा इंसिडेंट ना हो। तो ये मुझे बताइए, ये कितने बजे एग्जैक्टली ये इंसिडेंट पेश आया, कितने बजे? 4 बजे के बाद ही हुआ है, 4 के करीब 4 बजे के करीब। जी। तो उसके बाद यहाँ पे और भी शल पड़े इस इलाके में? ना, उसके बाद 4 बजे के बाद तकरीबन 4 साढ़े 4 के बाद फिर शेलिंग बंद हो गई। उसके बाद नहीं। किस तरह का माहौल था उस टाइम, मतलब दोनों अतराफ से? बहुत खौफ वाला माहौल था, बहुत हरास था बड़ी। दोनों अतराफ से गोलाबारी जारी थी? उसका अब क्या पता है गोलू में कौन सा किस तरफ से आ रहा था, तो आवाज़ ही आ रही थी। तो हमें तो यही पता चला कि जब यहाँ गिरा तो इस वक्त हमें पता लगा कि हाँ वहाँ का भी हुआ है। 4 बजे पड़ा। अच्छा, 4 बजे तो हम बैठे थे, तो मैं ऊपर कमरे में था। जिस वक्त ये पड़ा, इसकी आवाज़ से बिल्कुल मैं कुछ नहीं सुना सका, बिल्कुल मेरे कान बंद हो गए। तो जल्दी जल्दी नीचे आ गया और पहले देखा मकान की छत को देखा मैंने बैटरी लगा कर, तो अल्लाह ये हाफिज़ था। फिर बच्चों को उठाया तो नीचे भेज दिया, तो खुद नीचे बैठा रहा। ये रात के 2 बजे से शुरू हुई? 2-2:30 बजे से शुरू बिल्कुल। तो उस वक्त किस तरह का माहौल था? चीको पुकार था? चीको पुकार था। हम यही कहते थे कयामत है, कयामत हमारे सर पे आ रही है, मंडला रही है, अभी हमें मौत दावत देगी तो हम चले जाएंगे। ऐसी हाल थी हमारा। ये सुबह तक चली ये फायरिंग? जी 5 बजे तक। 5 बजे फायरिंग रुक गई। जब पहले इन्होंने बंद की, फिर उन्होंने बंद की। 5 बजे फायरिंग रुकी, फिर हमें थोड़ा होश आया। आपको लगता है इस तरह का माहौल जो है आप लोगों ने आज पहली दफा इस इलाके में? इस साइड में पहली साइड हुआ, पहली तरफ इस साइड में पहली बार ये। तो आज तक कोई शल नहीं पड़ा इस इलाके? नहीं पड़ा था, नहीं, हम बचे हुए थे, हम बिल्कुल ठीक ठाक थे। भागते थे घर छोड़कर 2 दिन 3 दिन, तो फिर आ जाते थे। आज तो हम ये कहते हैं कि हमें ये घर ही जरूरत है, हम छोड़कर सब कुछ भाग रहे हैं। अगर ऐसा हाल और हुआ शाम को तो हमारे बचने का बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे घर में 2 हार्ट पेशेंट, 1 हार्ट पेशेंट है, 1 किडनी पेशेंट है, छोटी बच्चियाँ 5 हैं। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? आप ऊपर देखिए, काफ़ी लोग जो है इस उड़ी के सरहदी इलाके में जो है जख्मी हुए हैं। बहुत सुना, मैंने सुना बहुत लोग जख्मी हो गए हैं। जी, वक्त जो है सिचुएशन जो है वो नाजुक बनी हुई है और लगातार जो है आज सुबह तक जो है यहाँ पे माहौल नासाजगार रहा और इस वक्त भी माहौल जो है नासाजगार है। और देखा जाए ये बात काबिल ज़िक्र है, अगरचे पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो है लगातार जो है सीज़ फायर वायलेशन का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की जानिब से। लगातार जो है तकरीबन 55 से ज़्यादा बार जो है वो वायलेशन किए गए सीज़ फायर के। हालांकि उसके चलते आज रात को जो है एयर स्ट्राइक हुई और इसके साथ साथ देखा जाए मोटार शल्स या आर्टिलरी जो है वो इस्तेमाल में किए गए। उसकी वजह से जो है यहाँ पे लोग जो है काफ़ी हद तक जो है खौफज़दा हो चुके हैं। फ़िलहाल ये भी बताया जाता है क्योंकि काफ़ी लोग जो है ज़ख्मी है जिनको पहले PHC उड़ी पहुंचाया गया, उसके बाद जो है इनको बारामूला के ओर रेफ़र किया गया, यानी कि बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनको रेफ़र किया गया जहां पे उनका इलाज चल रहा है। और ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे जो इस
इस तरफ से ये जो शल आया और यहाँ पे ये गिरा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे जो है इसने तबाही मचाई और यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी हालांकि उनको भी जो है जुज़वी तौर पर जो है नुकसान पहुँचा। चाहे हम इस रिहाइश पजीर घर के हवाले से बात करें और देखा जाए यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में यानी कि कमलकोट या इसके साथ साथ चुरंडा, बटग्रां, सिलीकोट, थाजल, मोतल या इसके साथ साथ दीगर इलाकों में जो है इस तरह के गोले जो है वो पड़े, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लोगों को जो है काफ़ी सारा नुकसान हुआ और काफ़ी लोग भी जो है ज़ख्मी हो चुके हैं। तो आपने उड़ी से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी और आपने जाना कि पाकिस्तान कैसे बौखला गया है, पाकिस्तान वहाँ पर किस तरह से गोलीबारी और वहाँ से शेलिंग कर रहा है उन लोगों पर जो मासूम लोग हैं जिनके पास कोई हथियार नहीं है। एक और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और बारामूला के डिग्री कॉलेज में बसें खड़ी की गई हैं। देखिए वहां पर बसों का वहां पर इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी सिचुएशन वहां पर बनती है तो उन बसों के जरिए उन लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जाए, वहां से बाहर निकाला जाए किसी भी सिचुएशन में, जो सिचुएशन कल पुंछ में देखने को मिली थी। रूपाली, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि इसके चलते फिलहाल बारामूला में डिग्री कॉलेज में ये सभी बसें जो है वो खड़ी है, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें। और पाकिस्तान गोलाबारी के बाद अलर्ट जो है यहाँ पर जारी किया है। एआरटीओ ने ये निर्देश जारी कर दिया है कि इफ़ इमरजेंसी पड़ी तो ये बसेस जो है उस वक्त लोगों को वहां से निकाल कर बाहर ले जाएंगी, क्योंकि कल पुंछ में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन टेंस रही है और इस बीच लोगों का बाहर निकलना और वहाँ से माइग्रेट होना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहाँ पर लगातार शेलिंग जो है पहले LOC तक होती थी और इस चीज़ का कहीं ना कहीं ओवरऑल तैयारी पहले से ही रखी हुई थी। लेकिन कल जो शेलिंग हुई वो बीच सिटी के हुई है, जिसके बाद भारी नुकसान जानी भी और माली भी देखने को मिला। और अब बारामूला में भी डिग्री कॉलेज में पहले ही तैयारी कर ली है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन कोई बनती है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही तैयार। बिल्कुल, और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे भारी मात्रा में वहां पर बसेस मौजूद हैं, ये बाहर मौजूद हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इसी को देखरेख में रखा गया है ताकि वहां पर कोई आपात जैसी स्थिति बनती है। हालांकि पहले ही तनाव बहुत ज़्यादा है, गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से वहां से बड़ी हरकत करते हैं तो उस समय लोगों को तुरंत वहां से निकाला जाए। इन बसेस का इस्तेमाल उसी के लिए किया जाएगा। यही वजह है कि वहां पर प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। बॉर्डर का इलाका है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान इस वक्त भारत को उलझाने का काम कर रहा है, उलझाने का काम कर रहा है और यही वजह है कि वहां की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान भारतीय सेना का जवाब नहीं दे सकता है, भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जो मासूम लोग हैं, जो निहत्थे लोग हैं, उनको हमला जरूर कर सकता है। ये कायराना हरकत पाकिस्तान न सिर्फ आज से बल्कि 1990 और 1991 से जम्मू कश्मीर के अंदर अंजाम दे रहा है। इसका बड़ा उदाहरण बीच में इख्तलाफात हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त काफ़ी कशीदगी है, चाहे हम सरहदी इलाकों की बात करें, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके हैं वहाँ से लोग बाकायदा तौर पर जो है एवैक्यूएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो दूसरे इलाकों का रुख करते हैं। और इसके चलते आज बाकायदा तौर पर बारामूला के डिग्री कॉलेज यानी शौकत अली स्टेडियम में जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो रखी गई। अगर जो किसी भी वक्त जो है इन गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त जो है ये गाड़ियां जो है लोगों के काम आएंगे। ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्राइवेट स्कूलों की जो गाड़ियां हैं, चाहे हम यहाँ पे सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल या DPS या इसके साथ साथ वेलिकन सोपोर या दीगर जो यहाँ पे स्कूली बसेस जो है वो यहाँ पे रखी गई। इसके साथ साथ देखा जाए निजी ट्रांसपोर्ट भी रखा गया और देखा जाए ये जो सिलसिला है ये कई दिनों से ये कशीदगी जो है ये कई दिनों से लगातार जारी है, क्योंकि दोनों अफवाज के बीच में जो इख्तलाफात है ये लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारामूला के लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से बात करें, क्योंकि रामपुर सेक्टर या हाजीपीर सेक्टर या कमलकोट सेक्टर, इन सेक्टरों में कल जो है पाकिस्तान की तरफ से जो के साथ साथ जो मोटार शेल्स दागे गए यानी कि आर्टिलरी जो है वो इस्तेमाल में की गई, उसमें बाकायदा तौर पर जो है रिहाइश पजीर घर जो है उस लपेट में आए और काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुंचा। और ये बात काबिल जिक्र है जिस तरीके से जो है पाकिस्तान की जानिब से जो है ये शेलिंग की गई, उसकी वजह से जो है NHPC के जो क्वार्टर्स हैं यानी कि पावर प्रोजेक्ट के साथ में ये जो क्वार्टर्स हैं उनको जो है निशाना बनाया गया और वहाँ पे भी काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुँचा। और इसके साथ साथ देखा जाए
कई इलाकों में जो है कई एक लोग जो है तकरीबन 15 से ज़ायद लोग जो है वो जख्मी हो गए, जिनका इस वक्त जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ साथ दीगर अस्पतालों या PSC सेंटर या HDH जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको बाकायदा तौर पर लाया गया, उनका इलाज वहाँ पे चल रहा है। और देखा जाए इस वक्त तनाव जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग काफ़ी खौफ हिरास में है। और रात को जब ये खबर आई, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो है अब 24 घंटों में जो है यानी कि 24 घंटों के साथ साथ कुछ ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं 48 घंटों में जो है यहाँ पे एयर स्ट्राइक की जाएगी और उसकी वजह से जो है काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया खुसूसन डिप्टी कमिश्नर बारामूला के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे ARTO बारामूला या इसके साथ साथ SDM या दीगर जो अफसरान हैं वो बाकायदा तौर पर इस पे मॉनिटर कर रहे हैं। किसी भी वक्त अगर कुछ भी होगा तो उससे निपटने के लिए बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पे इंतज़ामिया के साथ साथ फौज लगी हुई है। और ये बात काबिल ज़िक्र है क्योंकि 2021 से पहले जब यहाँ पे सीज फायर वायलेशन होता था उसकी वजह से जो है काफ़ी जानें चली गई, काफ़ी माल मवेशी को नुकसान पहुँचा, काफ़ी रिहाइश पजीर घर उसमें आए। और देखा जाए जब उसके बाद जो है DGMO की तरफ से यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से जो दोनों अफवाज के बीच में जो माहिदा हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, वो बरकरार रहा। आज से तकरीबन चंद दिन पहले यानी कि 13-14 दिन पहले जो है पहलगाम के इलाके में जो इंसिडेंट पेश आया उसके बाद ये जो कशीदगी है ये लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसके चलते यहाँ पे लोग जो है परेशान हैं। देखा जाए इंतज़ामिया की तरफ से जो यहाँ पे एसेंशियल फूड आइटम्स के साथ साथ देखा जाए दीगर जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो फैसिलिटी रखी गई है हालांकि उसको जो है मुकम्मल किया गया। बारामूला डिग्री कॉलेज से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। बारामूला के डिग्री कॉलेज में हम इस वक्त मौजूद। लखनऊ से CM योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जेम ज्वेलर्स भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। अगर हम भारत की GDP को देखेंगे तो भारत की GDP में 7% का योगदान पूरे देश के अंदर जेम एंड ज्वेलर्स के द्वारा दिया जाता है। देश के अंदर गोल्ड इंपोर्ट में भी इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है उस इंपोर्ट ड्यूटी में भी एक अच्छा खासा इंपोर्ट ड्यूटी भारत को प्राप्त होता है। और GST के माध्यम से भी जब एक एक उपभोक्ता इससे बने हुए ज्वेलरी को खरीदता है तो उसमें GST का भी एक बड़ा भाग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। जेम और ज्वेलर्स के लिए उस प्रकार का वातावरण देना, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो, टूरिज्म के लिए और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप लोग खरीद फरोख्त कर सकें, इसके लिए बेहतर वातावरण सरकार दे, या किसी भी चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और पिछले 10 वर्ष के अंदर अपने देश के अंदर और पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने इस प्रकार के माहौल का एहसास किया होगा। आज देश के अंदर सुरक्षा का, व्यापार का, निवेश का एक नया माहौल बना है। एक नए भारत में हम लोग रह रहे हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास वे सभी बुनियादी सुविधाएं हैं जो व्यापार, रोजगार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा हो। ये देश के अंदर के इस वातावरण का लाभ हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज से 8 वर्ष पहले देश के अंदर कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो सबसे खराब स्थिति जिस राज्य की थी उनमें से उत्तर प्रदेश था।
न सुरक्षा का वातावरण था, न प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार सुरक्षित माहौल में ही मनाया जा सकता था। दंगे होते थे। आप याद करिए, जब महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगेगा तो कौन सा व्यापार वहां पे, कौन व्यक्ति व्यापार कर पाएगा? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के अंदर एक अराजकता का सा माहौल था और उन स्थितियों में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया था और पिछले 8 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश न केवल दंगा मुक्त हुआ है बल्कि माफिया मुक्त भी हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पर्व और त्योहार किसी भी जाति, मत, मजहब और संप्रदाय के हो, सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है और सुरक्षा और सौहार्द के इस बेहतरीन वातावरण में व्यापार की भी अनंत संभावनाएं आगे बढ़ी है। जो डाटा मैंने यहां पे रखे हैं कि जेम ज्वेलर्स की जो भूमिका है इकोनॉमी की दृष्टि से, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पक्ष सरकार का था, सरकार ने वातावरण दिया, आपने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। लेकिन हमें याद करना होगा, जेम ज्वेलर्स का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें समाज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए तैयार होना होगा। उसके लिए उस प्रकार की डिजाइन देना, उस प्रकार की तकनीक को अपनाना, उसकी पैकेजिंग को उस रूप में बेहतरीन पैकेजिंग के साथ उसे मार्केट में उपलब्ध करवाना और उसकी उपलब्धता भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात एक बार फिर से एनएसए के साथ हुई है। ये बड़ी अपडेट, पीएम मोदी और एनएसए डोभाल की ये बैठक हुई है और करीब 50 मिनट तक दोनों में बैठक हुई है और इस बैठक के क्या मायने आने वाले दिनों के लिए हो सकते हैं। बैठक में सुरक्षा हालातों को लेकर चर्चा की गई है क्योंकि अभी भी भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है, जो एक दोनों के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, वो लगातार हर मिनट हर घड़ी आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया है और पाकिस्तान जो हमारी सीमा रेखा पर रह रहे लोग हैं या सीमा से सटे लोग हैं, उन पर जो है वो कहीं ना कहीं हमला कर रहा है, लगातार फायरिंग हो रही है। इससे पहले आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्टें भी देखी थी, चाहे वो उड़ी हो, बारामूला हो या बाकी अन्य जगहें हो जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन या फिर गोलीबारी की जा रही है। ये भी एक वजह है कि इस वक्त दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सर्वदलीय बैठक भी हो रही है और साथ साथ एनएसए और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक और बड़ी बैठक ये अभी खत्म हुई। तो बिल्कुल यहाँ पर बैठक में सुरक्षा के हालातों को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं और डोभाल ने सुरक्षा को लेकर जानकारी दी है और कल भी ये कहा था कि हम कोई दिलचस्पी जो है तनाव बढ़ाने में नहीं दिखाते, लेकिन अगर पाकिस्तान प्रोवोक करेगा तो जवाब जो है वो पूरा दिया जाएगा। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सुरक्षा हालातों को लेकर चर्चा जो है वो इस बैठक में हुई है और तमाम जानकारियां जो है वो दी गई है। क्योंकि सिचुएशन जो थी उसके बाद तमाम सीरीज चल रही थी मीटिंग्स की और एक के बाद एक मीटिंग थी और आज भी पीएम मोदी और एनएसए डोभाल की बैठक हुई है। चलिए फिर से आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। जिस तरह से कल हालात बने थे पुंछ के इलाकों में, खास तौर पर जो फायरिंग हुई थी, उसके बाद अस्पताल पहुंचे मंत्री जावेद राणा। जेएमसी जम्मू का मंत्री ने दौरा किया है, उस अस्पताल में जो भी घायल वहां पर पहुंचे हुए उनका हालचाल भी जाना और साथ साथ अस्पताल में क्या सुविधाएं उन लोगों को मिल रही है, उन तमाम विषयों पर उन्होंने वहां पर जाकर चर्चा की। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं वहां के हालातों का किस तरह से मंत्री की तरफ से ये जायजा लिया जा रहा है जेएमसी जम्मू में। क्योंकि कल जेएमसी जम्मू से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जहां पर पुंछ के लोगों ने ऐतराज जताया था और
पर्याप्त रूप से उनको जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ अस्पताल के अंदर होती हैं, वो नहीं मिली थी। यही वजह है। और उसके बाद तुरंत वहाँ पर जावेद राणा, जो जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री हैं, वो पहुँचे। उन्होंने वहाँ का दौरा किया, निरीक्षण किया और साथ ही साथ घायलों का हालचाल भी जाना और वहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है या बाकी अन्य लोग हैं, उनके साथ भी बातचीत की। यहाँ आया था मेडिकल कॉलेज में हमारे जो पुंछ सीज़फायर वायलेशन की वजह से, शेलिंग की वजह से पाकिस्तान से जो शेलिंग हुई, कुछ जख्मी यहाँ थे। उनमें से 4 लोगों को अमनदीप शायद उनके कहने पे वहाँ रेफ़र कर दिया गया है। एक को चंडीगढ़ में पीजीआई चंडीगढ़ में शिफ्ट किया है। दूसरे यहाँ हैं, उनकी अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है। एक पेशेंट का, एक इंजर्ड का भी ऑपरेशन हुआ है, मैं उसको भी मिला हूँ। और बाकी भी जो यहाँ जितने में इंजर्ड हैं उनको मैं मिला हूँ। यहाँ अच्छा एक ट्रीटमेंट है। और मुझे यहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट साहब हैं या यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, ये प्रिंसिपल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से ये एक अरेंजमेंट्स करके रखा है। और जितना भी सरकार की तरफ से लवाजमात और जो एमरजेंसी नेचर्स के जो यहाँ वाक़ात होते हैं, उसको टैकल करने के लिए हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो तैयार है। और मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं वो तो हर वक्त लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं और इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए वो तैयार हैं। अल्लाह करे हालात जो हैं वो कंट्रोल में हो जाएं और लोग जो हैं वो चैन से रह सके, मेरी यही दुआ है। चलिए फिर से एक बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। बड़ी खबर ये है कि इस वक्त जो भारत पाकिस्तान का तनाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और फिलहाल इसी बीच जम्मू से बड़ी खबर है। सुरक्षित जगहों पर लोगों को ले जाया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल सेक्टर से सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। जम्मू में भी हलचल तेज है और जम्मू के सटे जो इलाके हैं, जो बॉर्डर से लगते हैं, अखनूर हो या बाकी अन्य जगहें हो, उनके लोगों को वहां से सीधे इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान गोलीबारी के बाद सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने का काम जारी है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल की अगर बात की जाए तो वहां से लोगों को सेफली निकाला जा रहा है और पाकिस्तान गोलाबारी के मद्देनजर सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाया गया है। और यहाँ पर लोगों को आप देखिए कि सेफली वहाँ से इवैक्यूएट करके साफ और सुथरी जगह पर पहुंचाया गया है, जहाँ पर उनके खाने पीने रहने का इंतज़ाम भी पूरा है। इंडियन आर्मी और पुलिस ने ये इन सभी लोगों को जो परगवाल के पास रहते हैं उन्हें वहाँ से निकालकर सेफ और सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपके सामने। ये लोग वही हैं जो भी मजबूर लोग हैं अभी के समय, क्योंकि इनके सामने कोई रास्ता बचता नहीं है। जब हालात खराब हो जाते हैं बॉर्डर इलाकों में, तब इन्हें वहां से जगह छोड़कर दूसरे जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि प्रशासन का पूरा उसमें रोल होता है, इंडियन आर्मी का रोल होता है, पुलिस इसमें पूरी भूमिका निभाती है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं कि उसके बाद फिर इन्हें वहां से मजबूरन हटना पड़ता है। और यही हालात, यही सिचुएशन इस वक्त जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब का लगता हुआ बॉर्डर, राजस्थान का लगता हुआ बॉर्डर या बाकी अन्य जो भी राज्यों से सटे बॉर्डर हैं, उनको पूरी तरह से वहां पर सुरक्षा के घेरे में कर लिया है। और फिलहाल जम्मू के जो इलाके हैं, खासतौर पर अखनूर या परगवाल के इलाके, उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। छोटे छोटे बच्चे, आप खुद तस्वीरों में देखिएगा, ये छोटी छोटी आवाज़ें हैं जिन्हें अभी कुछ नहीं पता, जिन्हें ये भी तक नहीं पता कि इनका भविष्य क्या होगा, ये आगे क्या करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन पर भी इन्हें वहाँ से घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर आना पड़ रहा है। देश की सुरक्षा का सवाल है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सबको आना पड़ेगा। और अब देखना होगा जो ये पूरे देश में या फिर बॉर्डर के इलाकों में खास तौर पर जो हलचल हो रही है, इस हलचल का अगला नतीजा क्या होगा, ये देखना होगा।
मेरा नाम दीपिका देवी है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इसीलिए हम कह रहे हैं हम बच्चे लेके जहाँ पे आ गए हैं। लगता है कि बॉर्डर के काफी सारे गांव जो है उठाए गए हैं, आप लोग यहाँ पे? हाँ, जहाँ 5-6 गांव तो वहाँ से उठाए गए हैं, इसीलिए हम इधर आ गए हैं। हाँ, बच्चे लेके और बुजुर्ग लेके जहाँ पे आ गए हैं। लगता है कि बच्चे और बुजुर्गों के साथ आप लोग आए हैं, पुलिस ने लाया है आपको? हाँ, पुलिस ने लाया है। लगता है कि फायरिंग से पहले जहाँ पे आना सेफ है आपके लिए? हाँ, जहाँ पे सेफ ही है, फायरिंग में थोड़ी आ सकते हैं बच्चे लेके या बुजुर्ग लेके, इसलिए हम फायरिंग से पहले ही यहाँ पे आ गए। लगता है कि जो ऑपरेशन हुआ है वैसा नहीं करना चाहिए था, उन लोगों को जवाब देना भी बहुत लाजमी था। हाँ, उनको जवाब देना तो पड़ता ही है। अगर हमारे इधर के हिंदू मारे गए हैं तो उनके भी मरने चाहिए, उनको भी पता लगे कि सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया है। पाकिस्तान ने जो सिंदूर उजाड़े हैं उनकी वजह से ये सब हो रहा है और हमें बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि हम बॉर्डर के पास हैं। बॉर्डर के पास से सभी गांव उठाए गए हैं क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी फायरिंग कर सकते हैं, इसलिए हमें रात को ही जाके सेफ जगह पे पहुंचाया गया है। लगता है कि जो ऑपरेशन किया है इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। जवाब देना चाहिए था। यस, जवाब देना चाहिए था, इन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको जवाब देके ये दूसरी बार दोबारा ऐसी गलती ना करें। लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है, कभी भी वो अपनी हरकत कर सकता है। कर सकते हैं, उन पे कोई भी भरोसा नहीं है, वो कभी भी कर सकते हैं, इसलिए हमें सेफ जगह पे लाया गया है। लगता है कि बॉर्डर के लोग हैं, कितने सारे जो गांव हैं रात को उठाए गए और कैसे आप लोग यहाँ पे पहुंचे? हमें जो आर्मी का प्रशासन था उन्होंने ही बस की सर्विस से सेफ जगह पे पहुंचाया है रात को, क्योंकि हम जो फायरिंग स्टार्ट होती तो हम नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने उनसे पहले ही हमें सेफ जगह पे लाया गया है। लगता है कि बॉर्डर के लोगों की सुविधा बननी थी। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताना चाहेंगे। बड़ी खबरों का दौर इसलिए भी जारी है क्योंकि जिस प्रकार से जो इस वक्त तनाव है उसी को लेकर ये बड़ी खबर फिर से देश भर में मॉक ड्रिल किया गया है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट भी किया गया। मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और उसका देश भर में किया गया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ब्लैकआउट किया गया है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए ये तमाम चीजें, ये तमाम प्रक्रियाएं देश में हो रही हैं और कल के लिए ही गृह मंत्रालय की तरफ से एक मॉक ड्रिल या फिर ब्लैकआउट या बाकी जो चीजें हैं वो तय की गई थी। जम्मू कश्मीर में नहीं हुई क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात कुछ अलग थे, कुछ भिन्न थे। बॉर्डर इलाकों में खास तौर पर उस वजह से जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल का आयोजन रद्द किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर फिर अब भारत पाक के तनाव के बीच मॉक ड्रिल आप देखिए, लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही है जो कल की गई। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जिस तरह से भारत सरकार के तरफ से निर्देश दिए गए थे कि ब्लैक आउट और मॉक ड्रिल का पूरी तरह से अभ्यास किया जाएगा, तो आप देखिए कि किस तरह से सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जो आपात स्थिति के समय परिस्थितियां होती हैं कैसे उनसे निपटा जाए वो सारे गुर यहाँ पर बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस के साथ ही साथ आप देखिए कि तमाम जगह ब्लैक आउट कर दिया गया है। पूरे रिजर्व पुलिस लाइन की लाइटें बंद कर दी गई हैं और लगातार आप देखिए कि किस तरह से तमाम ऐसे लोग हैं सिविल डिफेंस के लोग जो लेटे हैं यानी घायल अवस्था में, उनको दिखाया गया है और कैसे सिविल डिफेंस के लोग जल्दी जल्दी उनके पास पहुंच रहे हैं जो गंभीर हैं, जो घायल हैं। देखिए किस तरह से उनको कैसे उपचार दिया जाना है, कैसे यहाँ से स्पॉट से उनको लेके मेडिकल के लिए जाना है। तो सारी जो कवायद है खुद यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन में आप देख सकते हैं। एक साथ देश में ब्लैकआउट करने के निर्देश थे भारत सरकार के तरफ से और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में खुद यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, तमाम उनके अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसको देखते हुए यानी जो युद्ध के दरमियान जो चीजें बरतनी रहती हैं, एहतियात बरतना रहता है, वो सारी कवायद यहाँ पर की जा रही है और कहीं ना कहीं आप देखिए कि सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर मदद पहुँचा रहे हैं कि अगर युद्ध के दौरान कोई ऐसी स्थिति आती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तो उस दरमियान कैसे निपटा जाए। यानी वो सारे तरकीब, सारे काम बताए जा रहे हैं कि बिना पैनिक हुए कैसे अपने समाज में लोगों की मदद करना है, कैसे ब्लैकआउट करके अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। लगातार यहाँ देखिए
किस तरह से आगजनी की गई है और आग को कैसे बुझाना है, कैसे उस पर काबू पाना है। तो तमाम जो टीमें हैं वो मॉक ड्रिल के जरिए आप देख सकते हैं। चलिए न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी नजर हर उस गतिविधि पर है जो बॉर्डर पर हो रही है या जो भारत पाकिस्तान के तनाव से जुड़ी है, वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।